भारत का सबसे डेडली प्लेन क्रैश 12 जून 2025 को हुआ अहमदाबाद में। 30 सेकंड के अंदर एक प्लेन टेक ऑफ करने के बाद एक हॉस्टल में जाके टकरा गया। अब क्या है कि हर एक व्यूअर ये जानना चाहता है कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में जो भी बताया है वो ज्यादातर दूसरे इंसिडेंट्स के बारे में बताया है। इस वाले इंसिडेंट के बारे में मैंने उतना नहीं बताया क्योंकि एक्चुअल में कंफर्म डेटा अवेलेबल ही नहीं है। सारे यूट्यूब चैनल, सब न्यूज वाले, सब एविएशन एक्सपर्ट बन के अभी बैठे हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। अबे चुप। मेन बात है कि जब ऐसी घटना होती है तो लोगों को ट्रू उम्मीद कहां से होती है? ऑफिशियल जानकारी से कि एग्जैक्टली हुआ क्या था पायलट के साथ, एग्जैक्टली हुआ क्या था एरोप्लेन के साथ, और इसका डेटा कहां मौजूद है? ब्लैक बॉक्स में। और ब्लैक बॉक्स अभी कहां है? गवर्नमेंट के पास। एक अच्छी अपडेट यही आई है कि वो ब्लैक बॉक्स गवर्नमेंट को मिल चुका है और वो उसके पास है। जितने लोग मरे हैं उनके परिवार वाले जो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, उनका होप, उनका उम्मीद बस एक ही चीज पे है और वो है ब्लैक बॉक्स। उनका इकलौता होप वही है क्योंकि उसी से फाइनल पता चलेगा। और देखो ये इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। लोगों के मन में पता है क्या चल रहा है कि अभी सरकार जांच बैठाएगी और कुछ दिन के अंदर, 2-3 या 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं है भाई। ये देखो, अकॉर्डिंग टू एविएशन एक्सपर्ट्स इन सब मामलों में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं एवरेजली। और अहमदाबाद का ये जो इंसिडेंट हुआ इसका भी जो रिपोर्ट है वो 3 महीने बाद जाके आएगा। अब 3 महीने बहुत बड़ा समय है, इतना नहीं लगना चाहिए। कॉमन सेंस हमें ये बताता है। लेकिन अब बाकी प्लेन की घटनाओं का एनालिसिस देखो पास्ट का, जैसे कि MH370 और बाकी जो प्लेन हादसे हुए बड़े बड़े, सब में कई हफ्तों या महीने बाद जाके रिपोर्ट आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यों हुआ है इसका एकदम ट्रू जानकारी, कोई मजाक नहीं है। वो बताएंगे तो बिल्कुल उन्हें कंफर्म करके बताना होगा ऑफिशियल तरीके से कि हाँ प्लेन में ये दिक्कत थी और असली में यही दिक्कत थी। ये नहीं कि न्यूज वाले बोल रहे हैं अरे फ्लैप में दिक्कत थी, अरे इंजन में दिक्कत थी। हमें ट्रुथ से मतलब है। तो यहाँ पर अगर थ्योरीज की बात करें तो पहली बात कि सबसे बड़ी गलती टेक्निकल टीम की हो सकती है कि प्लेन में कोई बड़ा फॉल्ट हो, टेक्निकल फॉल्ट, और टेक्निकल टीम जो टेक ऑफ के पहले जो एक बार रूटीन जांच होता है उसमें वो ध्यान नहीं दी हो। दूसरी बात की पायलट की गलती हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आ रही है, पायलट की गलती ये कम चांस है क्योंकि आपने अभी तक सुन ही लिया होगा कि जो पायलट थे उनका बहुत एक्सपीरियंस था, हजारों घंटों का एक्सपीरियंस था। वो कोई न्यूबी पायलट नहीं थे ना, वो बहुत ओल्ड पायलट थे। तो उनसे गलती हो जाए ये बहुत कम चांस है। और पास्ट के केसेस को आप एनालाइज करोगे तो एक चीज पता चलती है ना कि पायलट के केस में ऐसा हो सकता है कि पायलट या तो ठीक से सोया ना हो या फिर फैमिली का कोई ट्रॉमा हो। ऐसे हुए हैं पास्ट में, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हर जगह इंटरनेट पे ये ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि मेडे मेडे बोलते हुए कि पावर नहीं मिल रहा है, मेडे मेडे, ऐसा रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जो कि पायलट असल में बोलते हैं। ये सब फेक है भाई। रियल जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है वो सिर्फ अभी सरकारी एम्प्लॉइज जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ जांच चल रही है, उनके पास। मतलब हाँ, हमारे देश में कुछ 5, 10, 12 लोग हैं जो कि जांच अभी कर रहे हैं उस इंसिडेंट का, और वो अभी रियल टाइम में कंप्यूटर में उन सारे रिकॉर्डिंग्स को सुन रहे होंगे और सारा डेटा तैयार कर रहे होंगे पब्लिक में देने के लिए। तो हाँ, सिर्फ वही लोग हैं जो कि एक्चुअल में सुने हैं ऑडियो। सोशल मीडिया में सिर्फ नौटंकी चल रही है इसको लेके कि सब जानकारी सबके पास है। जब ये घटना हुई थी तो मैं वेट कर रहा था कि ब्लैक बॉक्स कब मिले। 12 घंटे हो गए, 1 दिन हो गए, ब्लैक बॉक्स मिला ही नहीं। फिर घटना के 2 दिन बाद जाके ये आई कि ब्लैक बॉक्स और रिकॉर्डर मिल चुका है। सभी सवालों के जवाब असल में उसी में है और इसलिए आपको वेट करना चाहिए सरकार के ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि वो क्या बोलते हैं और फाइनली क्या स्टेटमेंट देते हैं कि ये हुआ क्यों, व्हाई। फैक्ट नंबर 9, भाई आपको कौन कहता है कि एआई अभी आया है? चैट जीपीटी आप अभी सुन रहे हो, इसका मतलब क्या एआई अभी आया है? नहीं, एआई असल में दशकों पहले से है, बस हम कॉमन लोग उसका यूज नहीं करते थे। एक कंपनी है ब्लैक रॉक, आपने इसका नाम सुना ही होगा दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी के तौर पे, क्योंकि ये धरती के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को मैनेज करता है। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि सारा इतना पैसा जो है उनके पास वो अपने स्टाफ को दे देगी कि लो तू हैंडल कर इसको, तू फंड में निवेश कर, म्यूचुअल फंड की तरह। नहीं, अब क्या है कि ब्लैक रॉक के पास धरती के सबसे पावरफुल लोगों का पैसा है, तो ये हैंडल करना कोई मजाक नहीं है। 11 ट्रिलियन डॉलर्स का एसेट को हैंडल करता है ब्लैक रॉक। तो वो एक एआई यूज करता है अलादीन नाम का। इसके ऊपर आपको बहुत सारा डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा। अलादीन अब ये एक एआई सिस्टम है जिसे कि ब्लैक रॉक ने बनाया है, और पैसे को कहाँ निवेश करना है पूरे विश्व का इकोनॉमिक पैटर्न को देखकर ये अलादीन बताता है उन्हें।
और पता है आपको ब्लैक रॉक के इस अलादीन प्रोग्राम के जो हेड है वो कौन है? सुधीर नायर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर है इस अलादीन का। यानी एक और बात यहाँ सामने आ रही है। आप देखो, इतनी बड़ी कंपनी का, इतना बड़ा टूल का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक इंडियन ओरिजिन। मैंने एक शॉट डाला था जिसमें मैंने अमेरिकी FBI के डायरेक्टर कैश पटेल के बारे में बताया था। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ये इंडियन है, और यहाँ भी इंडियन, और बाकी कितने बड़े बड़े जगहों को मैनेज कर ही रहे इंडियन लोग। मैंने बताया था कि GTA गेम में ज्यादातर लोग इंडियन आ रहे हैं। तो दूसरा फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि देखो क्या हो रहा है, हर जगह हर कंपनी अपने आप को आगे ले जाने के लिए इंडियन टैलेंट को यूज कर रही है। फैक्ट नंबर 8, रॉजर पेनरोज, एक ऐसे व्यक्ति जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है। उन्होंने एक बात को कहा है, देखो उन्होंने क्या कहा है कि हमारे जो इस ब्रह्मांड की शुरुआत थी, बिगिनिंग, बिग बैंग, वो बस एक ट्रांजिशन था, वो शुरुआत नहीं था। वो एक थ्योरी की बात करते हैं, कॉन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी, और उनके हिसाब से हमारा यूनिवर्स एक एंडलेस साइकिल में है। मतलब बिग बैंग इस ब्रह्मांड की शुरुआत है भी और नहीं भी है, इसीलिए क्योंकि उसी पॉइंट से हमारा ये ब्रह्मांड शुरू हुआ था और अभी चल रहा है। और नहीं है इसीलिए क्योंकि उसके पहले भी अनगिनत बार बिग बैंग होके फिर बिग क्रंच या कैसे भी यूनिवर्स तबाह हो गया है, और फिर बिग बैंग हुआ है, फिर यूनिवर्स रहा है और फिर तबाह हो गया है, और फिर बिग बैंग रहा है। तो हमारा ये बिग बैंग मल्टीपल सीरीज ऑफ बिग बैंग्स में से एक है इनके हिसाब से। अब बात ये कि ये बस एक बार आके चेयर पर बैठ के इस बात को बोल दिया क्योंकि उनको आइडिया है, वैसा नहीं। ये एक नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और रिसर्च किया और उसके बाद इस बात को दुनिया के सामने लाए। मतलब इनके हिसाब से हर एक बिग बैंग का मतलब इसके पहले का जो यूनिवर्स था वो खत्म और तभी ये बिग बैंग हुआ। तो शायद 10-20 लाख बार बिग बैंग हो चुका होगा, और हमारा ये यूनिवर्स जिसमें आप और हम हैं, ये वाला, ये शायद 21,50,415वीं बार हो रहा है। लेकिन थोड़ा डीप सोचो तो और एक बात निकल के आ रही है कि ठीक है, मान लेते हैं कि ये 21,20,050वां बार है, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी और पीछे जाए अगर हम, तो पहली बार तो हुआ कभी, फर्स्ट बिग बैंग एवर वर्ड पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो भी तो कभी हुआ होगा। तो उस बिग बैंग के पहले क्या था? दैट्स द डीपेस्ट क्वेश्चन। और यही एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद हम कभी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये इंसानी दिमाग बिग बैंग के पहले क्या था ये सेंस करने के लिए बना ही नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आया कि भाई आपका क्या कहना है विजय माल्या के ऊपर। राज समानी के पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारा डेटा दिखाया, जिसके चलते लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने विजय माल्या का पैसा लूटा है। तो क्या चीजें इतनी सिंपल है? मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता कि विजय माल्या ने सारे ड्यूज को चुका दिया है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट इतना तामझाम क्यों करती? वो कर रही है, इसके पीछे एक रीजन है। देखो, इस कहानी के 2 साइड है। पहला ये कि हाँ, पॉडकास्ट में जो प्रूफ विजय माल्या ने दिखाया वो सब तो रियल है। 6,000 के ड्यू में उन्होंने बहुत ज्यादा 14,000 पे कर दिया है। अब ये बात उनका साइड है, ये ठीक है, लेकिन ये बात जब बैंक से लोग पूछ रहे हैं कि जब माल्या ने चुका दिया है सारा पैसा तो आप माल्या को क्यों परेशान कर रहे हो, तो बैंक भी जवाब दे रही है कुछ जो कि हमें शायद सुनना चाहिए। बात यह है कि देखो, बैंक्स और बाकी जितने भी लेंडर्स हैं इंडिया में जो कि पैसा दिए थे माल्या को, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बकाया है बहुत अमाउंट। उनके हिसाब से इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी, इंटरेस्ट और पेनाल्टी जोड़कर 17,000 करोड़ के आसपास कुछ ड्यू आ रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंडर्स। तो यही है कि ये केस ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। माल्या कह रहे हैं कि बैंक मुझे जो स्टेटमेंट है वो दे ही नहीं रही है, और इधर बैंक कह रही है कि नहीं, माल्या से अभी और पैसा रिकवर होना है। बैंक वाले कह रहे हैं कि माल्या ने जो पैसा था उसको लौटा दिया, सूद को भी दे दिया, लेकिन जो पीनल चार्जेस है उसको अकाउंट में नहीं लिया। जो पेनाल्टी है, आपने ऐसा काम किया उसके लिए एक अलग से पेमेंट मांगती है बैंक्स, पेनाल्टी। तो पीनल चार्जेस के बारे में नहीं बताया माल्या ने, ये बात बैंक्स कह रही है। तो मुझे भी लगता है कि हिसाब अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो इंडियन गवर्नमेंट और बैंक्स ऐसा नहीं करती, क्योंकि इंडियन बैंक्स का भी रेपुटेशन है जो इन्हें मेंटेन करना है पूरे विश्व के सामने। फैक्ट नंबर 6, जिस तरह हर सास कभी बहू थी, वैसे ही जितने भी ब्लैक होल्स हैं हमारे यूनिवर्स में, वो सब एक समय पे तारा हुआ करते थे, क्योंकि तारे से ही ब्लैक होल का जन्म होता है। लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, ब्लैक होल सिर्फ तारे से ही क्यों बनते हैं, बाकी कोई चीज से क्यों नहीं बनते हैं? जैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी
तरह तरह की चीजें हैं, तारे ही वो इकलौते चीज क्यों है जिससे कि ब्लैक होल बनता है? तो देखो इसका आंसर ये है कि किसी भी चीज को ब्लैक होल बनने के लिए अपने ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो जाना, ऐसा भयंकर सिचुएशन के लिए ये चीज एक ऐसी ही चीज से हो सकती है जो कि साइज में बहुत बड़ी हो, और ब्रह्मांड में तारे ही वो ऐसी चीज है जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं। एक कॉमेट या एस्ट्रॉइड कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता क्योंकि वो बड़ा नहीं है। बड़ा से बड़ा ग्रह बन जाए वो कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता, लेकिन तारा इकलौती ऐसी परफेक्ट साइज की चीज है जिससे इजीली ब्लैक होल बन सकता है। अब आप बोलोगे गैलेक्सी, तो गैलेक्सी तो तारों का कलेक्शन है ना। एट द बेसिक लेवल तारा ही सबसे बड़ा चीज है इस ब्रह्मांड में देखा जाए तो। अब जो पूरा गैलेक्सी वो कलेक्शन ऑफ स्टार्स है, तारा का कलेक्शन, तो वो अलग बात हो गया। अपने आप में कोई चीज बड़ा होते होते तारा तक ही जाती है, तारा से बड़ा और कुछ नहीं होता है। एक सिंगल कॉन्टिन्यूअस चीज बहुत बड़ा सा हो, ये तारा ही होता है। अब अरबों तारों के कलेक्शन को हम गैलेक्सी बोल देते हैं, गैलेक्सीज के कलेक्शन को क्लस्टर बोल देते हैं, क्लस्टर के कलेक्शन को ब्रह्मांड बोल देते हैं, ब्रह्मांड के कलेक्शन को मल्टीवर्स बोल देते हैं। तो हाँ, यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीज स्टार, और यही कारण है कि स्टार से ही ब्लैक होल उत्पन्न होता है। फैक्ट नंबर 5, देखो हमारे दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये दुनिया नहीं चल पाएगी, लेकिन वो जब बनी थी तो आपको और हमें पता ही नहीं चला, कब हम बड़े हो गए और अब पता चल रहा है। ऐसा भी हुआ था। जैसे कि उदाहरण दूं आपको, तो इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं वो कहां से आता है? समुद्र के नीचे से बड़े बड़े तार गए हैं, हर देश कनेक्टेड है, जैसा कि आप इस मैप पे देख सकते हो, तभी इंटरनेट चल रहा है। तो ये तार दशकों के दौरान बिछा था, हम और आप जब बहुत छोटे थे तब बिछा होगा, पर ये बिहाइंड द सीन है। वैसे ही जो ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो जब बन रहा था तो ऐसा मत सोचना कि धरती से बन के वो रेडीमेड गया है, वैसा नहीं। सिर्फ एक छोटा सा पार्ट गया था ऊपर, और बाकी चीजें पता है धरती पे बनी, इधर बनाई गई, भेज दिया गया, उस पे जाके अटैच हो गया। फिर नया पार्ट धरती पे फिर से बनाया, उसको स्पेस में भेज दिया, वो जाके उस पे अटैच हो गया। तो धरती पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट बन रहा था और जा रहा था हर कुछ महीनों में, और ऐसे करके आईएसएस स्पेस में असेंबल हुआ था। लिटरली एस्ट्रोनॉट जा जाके वहां पे लगा रहे थे उसको, क्योंकि उतने बड़े ऑब्जेक्ट को, सारे सैटेलाइट्स का जो राजा है वो इतना बड़ा था कि वो सिंगल लॉन्च में हम लॉन्च नहीं कर सकते थे, वो असेंबल हुआ है स्पेस में। फैक्ट नंबर 4, हमारे इंडियन मीडिया की एक बहुत बड़ी गलती सामने आ रही है जो कि आपको देखना चाहिए एक बार। अभी एप्पल ने लिक्विड ग्लास डिजाइन निकाला, अभी हमारे दुनिया के सामने लाया नया एक ऐसी चीज जो कि चाइनीज फोन्स में दशकों से है। तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि एप्पल ये क्या कर रहा है, ये डिजाइन का इनोवेशन को इनोवेशन बता रहा है। तो फिर एक इंसान ने ट्विटर पे जोकिनली ट्वीट किया कि यार मैं ही हूँ जो एप्पल का डिजाइन बनाया था, एप्पल ने मेरे को नौकरी से निकाल दिया, अब क्या होएगा मेरा। तो ये एक कॉमिकल पोस्ट था। अब इसी को देख के हमारी मीडिया पता है क्या कर रही है, हर जगह पोस्ट कर रही है कि एप्पल फायर्स अ डिजाइनर हु मेड दिस लिक्विड ग्लास, जबकि ये रियल एम्प्लॉय नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब मीडिया रश में रहती है काफी। कोई खबर आए उसको वेरीफाई नहीं करना, हाँ बस वो ट्वीट किया ना, अरे वो तो लगता है इंजीनियर ही है, चलो पोस्ट कर देते हैं भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी न्यूज चाहिए ना तो AI चैट GPT वगैरह का हेल्प ले लो। गूगल सर्च करने पे ना आपको ऐसा रिजल्ट दिख जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ रियल है। तो कोई भी चीज को AI से कंफर्म करो कि इफ इट इज रियल और फेक। इंडियन मीडिया को समझ नहीं आया कि ये एक मजाकिया पोस्ट है भाई। ये जो जॉन योंगफुक है ये कोई एप्पल के एम्प्लॉय नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ये हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। आपने बचपन से इस बात को सुना होगा कि कोई चीज चाहे कितनी भी पावरफुल हो, कितनी भी ग्रेट हो, कितनी भी बड़ी हो, आखिर में उसका अंत होना ही है। ये यूनिवर्स का लॉ है, आप मान के चल सकते हो। तो बिल्कुल उसी तरह ब्लैक होल का भी अंत होता है। जब ब्लैक होल खत्म होता है धीरे धीरे तो वो इवेपोरेट हो जाता है, बिल्कुल पानी भाप बन के से उड़ के खत्म हो जाता है ना। ब्लैक होल भी इवेपोरेट होकर आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाता है, सिंपली गायब। मतलब अगर इस स्पेस पे ब्लैक होल है यहाँ पे, तो जब रहेगा तो बहुत भयंकर रूप से रहेगा, सबको शक करेगा, लेकिन जब गायब होगा तो सब शांत, इवेपोरेट, गॉन फॉरएवर। तो एक सवाल है जिसका वैज्ञानिक आंसर ढूंढ रहे हैं, लेकिन दुनिया का बड़ा से बड़ा जीनियस इस पे टिप्पणी नहीं दे पाया है कि जो चीज ब्लैक होल अपने लाइफ टाइम में शक करता है अपने अंदर, तो वो अपने अंदर खा लिया, ले लिया, लेकिन जब उसी ब्लैक होल के जीवन का अंत आता है तो वो जो चीज शक किया था वो कहाँ गया? ब्लैक होल तो सिंपली गायब हो जाएगा। लेकिन मान लो जो कंप्यूटर, इंसान, ग्रह, तारा, इतना कुछ को अगर शक किया है तो उसको किधर भेज दिया है? तो इसके तो थ्योरीज तो बहुत सारे हैं। पहला ये कि ब्लैक होल के ऑपोजिट साइड व्हाइट होल रहता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे चीजें सिर्फ निकल सकती है, उसके अंदर कुछ घुस नहीं सकती है। मतलब ब्लैक होल में क्या होता है, चीजें बस जा सकती है अंदर, कभी निकल नहीं सकती है ब्लैक होल के अंदर से। लेकिन व्हाइट होल क्या है,
चीजें निकल सकती है उसके अंदर कुछ नहीं आ सकता है। तो हर एक ब्लैक होल का एंट्री पॉइंट कहा जाता है कि वो दूसरे यूनिवर्स के व्हाइट होल से कनेक्टेड रहता है। तो सारी चीजें दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और ऐसा ही कुछ होना चाहिए, होता ही होगा। साइंटिस्ट फुल्ली श्योर है कि ऐसा ही होता होगा, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का लॉ कहता है कि कोई भी चीज गायब नहीं हो सकती हमारे ब्रह्मांड में। ना 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 ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ ये कहता है कि हर चीज जो है वो किसी न किसी रूप में है, कभी भी वैनिश नहीं हो सकती हमारे ब्रह्मांड से। तो ब्लैक होल जितनी चीजों को निगल रहा है अपने अंदर, वो कहीं न कहीं जा रही है और भेजने के बाद ब्लैक होल अपने आप को आराम से इवेपोरेट कर देता है। हमारी दुनिया में एक महान वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग। वो कुछ अलग सा कहते थे। वो कहते थे कि नहीं, ब्लैक होल में जो भी चीज जाती है उसका इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक ऐसी चीज जो कि ब्रह्मांड के नियम में तो नहीं आती, कि इंफॉर्मेशन फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन हॉकिंग यही कहते थे कि ब्लैक होल के अंदर ब्रह्मांड का नियम तेल लेने चल जाता है। लेकिन फिर भी बाकी वैज्ञानिक लोग इस बात को सुनकर ऐसे मुंह बनाते थे कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं जाता है, इंफॉर्मेशन जस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 2, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सूरज को कॉलेज जाने की क्यों जरूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं 3 दिन पहले इसका जोक देखा था ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे। बताऊं, सूरज को कॉलेज जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 28 मिलियन डिग्रीज है टेम्परेचर। फैक्ट नंबर 1, कोई आपको बोले कि लाइट इस प्रकृति की सबसे तेज चीज है तो उसको बोल देना गलत। सालों से वैज्ञानिक और हम लोग सब यही सोचते आए थे कि लाइट सबसे फास्टेस्ट है। प्रकाश की गति, लास्ट गति, उससे आगे पॉसिबल नहीं है इस ब्रह्मांड में कहीं भी। हमारी दुनिया में लाइट सबसे तेज है, राइट? रॉन्ग। वो चीज क्या है जो लाइट से भी ज्यादा तेज है? मैं एक यूट्यूबर की तरह ऐसा नहीं बोलूंगा, चिंता मत करो कि आपकी सोच है, आप सोचते हो मार्स के बारे में, आप मार्स पे पहुंच जाते हो, ये नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली में क्या लाइट से ज्यादा स्पीड का है, वो है, छोड़ो बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है? वीडियो को लाइक जरूर करना। नहीं, आप अगर गेस कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा। बाकी वो चीज है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। हमारे यूनिवर्स के अंदर का स्पीड लिमिट है लाइट का लिमिट। हमारे यूनिवर्स का स्पीड लाइट से ज्यादा है। यूनिवर्स का स्पीड मतलब यूनिवर्स जो बड़ा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, आपको पता ही हुआ हमारा ब्रह्मांड और बड़ा होते जा रहा है, उसका एक्सपेंशन का जो स्पीड है वो लाइट से ज्यादा स्पीड पे होता है। मतलब यूनिवर्स के अंदर का लिमिट तो लिमिट है, लेकिन यूनिवर्स का कोई लिमिट नहीं है। यूनिवर्स का, ये तो ऐसी बात हो गई कि मौत से तो सब कोई डरते हैं, लेकिन मौत खुद से कैसे डर सकता है? मेक सेंस? वैसे ही कुछ है। तो हाँ, इस सवाल का एक ही जवाब है इस पूरे दुनिया में कि लाइट से ज्यादा स्पीड क्या है? हमारे इस अनंत मिस्टीरियस यूनिवर्स का एक्सपेंशन। तो ये था आज के सारे अलग अलग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।